नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और जब बात चुनावी चौपाल की करें और इसलिए करें कि लोकसभा चुनाव की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है और सभी सियासी दल जो हैं वो खेमेबंदी में लग गए हैं। हर सियासी दल अपने दल को बड़ा करना चाहता है, मकसद ये दिखाना चाहता है कि उसका कुनबा कितना बड़ा है। लेकिन 22 जनवरी यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी उसके बाद और भारतीय जनता पार्टी की कुशल रणनीति के बाद अगर विपक्षी दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो अब उनके लिए सवाल दल का नहीं रहा है, सवाल उनके लिए सीटों का नहीं रहा है, अब सवाल रहा है उनको अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर। और आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ उपस्थित है। उनसे इन्हीं सवालों के बारे में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर 22 जनवरी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत सबसे बड़ा सवाल की सियासत में तारीखों का अपना एक अलग महत्व होता है। 2 तारीख, पहली तारीख 22 जनवरी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तारीख 14 फरवरी मुस्लिम राष्ट्र यूएई में भव्य दिव्य मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन। क्या आप समझते हैं कि ये बीजेपी की विचारधारा को और मजबूत कर रहा है या फिर सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी तो देश की जनता ने पूरे भरोसे के साथ पहली बार अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को सौंपने का काम किया था। भरोसा जब कायम रखा जाता है तो 283 सांसद की जगह 2019 में हम 303 सांसद जीतते हैं अकेले भारतीय जनता पार्टी के। और जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, विशेष तौर से अनुच्छेद 370, भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, और एक तीसरा विषय हमारा जो प्रमुख है वो सामान्य नागरिक संहिता का है। हम अपने वैचारिक मुद्दों को उनसे पीछे नहीं हटे। 2 बड़े काम पूरे हो गए। एक तो अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया, भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, देश और दुनिया के राम भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य यजमान के रूप में वहां उपस्थित होकर के जिस प्रकार से उन्होंने एक कठोर अनुष्ठान, एक व्रत, यम नियम जो पालन किया, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। प्रणाम करता हूं मैं अपने प्रधानमंत्री जी को। ऋषियों, मुनियों, संतों, अनेक क्षेत्रों के जो नेतृत्व करता है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वह सेलिब्रिटी हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखने वाले, उन सब की उपस्थिति में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। जय श्री राम हो गया। मैं पहली बार आपको कह रहा हूँ चौधरी जी, मैं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। राजनीति में मेरी आयु छोटी हो सकती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाल्यावस्था से काम में। पहला ऐसा दिन था 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में बैठे हुए राम भक्त हों, चाहे देश दुनिया में बैठे राम भक्त हों, खुशी के आंसू इतने अगर कभी बहे हैं तो 22 जनवरी 2024 को बहे। एक कार सेवक के रूप में हम आपसे पूछे, या फिर क्योंकि आपका भी बड़ा संघर्ष रहा है इस पूरे अभियान में, 500 वर्षों का तो संघर्ष रहा ही है। एक कार सेवक के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में 22 जनवरी के बाद अब उत्तर प्रदेश को कितना बदलाव हुआ महसूस करते हैं? उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान की सियासत में कितना बड़ा करवट ले रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 80 की 80 सीटें जीत रहा है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता का, जनता का एक ही नारा है, हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, बाकी सब कुछ जाइए भूल। और देश की अगर बात करें तो देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के जो कहा है, 370 अकेले भारतीय जनता। इसके पीछे का आधार क्या देखते हैं, बेस क्या देखते हैं? जो लगातार 10 वर्ष सत्ता में रह करके, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो तमाम काम हुए, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र के सम्मान स्वाभिमान की दृष्टि से, कोई भी सरकार आती है 5 साल रहती है तो उसके खिलाफ माहौल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 10 वर्ष लगभग हो रहा है सरकार को चलाते हुए, और निगेटिव कोई माहौल होने की जगह मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस सब में भगदड़ मची हुई है।
कोई कांग्रेस देख रहा है कि कांग्रेस चूक गई है, सपा समाप्तवादी पार्टी बन गई है, बसपा कहीं अता पता नहीं है। तो ये जो माहौल है ये ऐसे नहीं बन जाता है। यह मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या है, उनकी अगुवाई में किया गया काम है। और समाज के बड़े हिस्से को निस्वार्थ भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का ये जो काम हुआ है, इसी के कारण मैं कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। आप अपने गठबंधन का जिक्र किया, लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी राम का नाम तो लेती है पर काम की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को ये भ्रम अभी भी बना हुआ है कि अब वह मुख्यमंत्री नहीं है, वो आगे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। लेकिन उनको हर समय लगता है शायद अभी वही मुख्यमंत्री हैं। अगर काम नहीं करते तो 2014 में जब लोकसभा में उनको हराए थे तो वो 17 में संभल जाते। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ वो उनकी ही सरकार थी। 325 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते और वो 47 पर सिमट करके रह गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन कर लिया सबके साथ मिलकर के, फिर भी चारों खाने चित्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी 64 अब 66 हो गए हमारे सांसद। और 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो 80 में से 80 हो जाएंगे, हम जीत रहे हैं। ये परिणाम देख करके 22 का चुनाव हुआ, 400 का हाँक रहे थे लंबी चौड़ी, लेकिन कहाँ वो खड़े हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी के पास या श्री राहुल गांधी जी के पास, इनके पास ना देश के लिए विजन है, ना पार्टी के लिए कोई नीति है, ना गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई काम करने की। इन्होंने जब सत्ता में थे काम नहीं किया। ये जन्मजात पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं, दिन भर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। अरे राजनीति में हो, हमारी विचारधारा को गलत बताओ। अगर हमारी विचारधारा गलत है, हमने अच्छे काम नहीं किया है तो वो जाके बताओ, और उसका तो जनता की अदालत में फैसला होता है। जनता की अदालत का फैसला कमल का फूल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में फैसले पर फैसले जनता दे रही है तो इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। आपने गठबंधन का जिक्र किया, 30 से 32 दल एक साथ आए थे इंडी गठबंधन के साथ। क्या आपको लगता है उसकी हर एक गांठ खुलती जा रही है, हर वहां गठबंधन टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है? देखिए, ये सब परिवारवादी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं और इनका लक्ष्य देश है ही नहीं, देश के परिवार नहीं है, इनके सबके अपने अपने परिवार हैं। सबके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनकी जांच होती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो ये जितना लूटे हैं 60 साल में, 65 साल में, पूरा वसूल करके गरीब कल्याण के लिए वह पैसा उनको समर्पित कर देंगे, किसानों के उत्थान के लिए समर्पित कर देंगे। देश में सारी वह सुविधाएं जो अमेरिका और सहित तमाम विकसित देशों में नहीं है, उससे अच्छी सुविधाएं भारत में खड़ी कर देंगे। ये सारा विपक्ष इसीलिए परेशान है और इनकी बाकी जिंदगी हो सकता है जेल में कटे, क्योंकि भ्रष्टाचार किए हैं। और भ्रष्टाचार किए हैं तो किसी भ्रष्टाचारी को प्रधानमंत्री जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है वसूल करके गरीब की भलाई में लगा दूंगा। तो यह डर इनको सता रहा है, इसलिए सब एकजुट हुए। लेकिन जब नीति नहीं है, कोई नेता ही नहीं है, दर्जन भर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो ये गठबंधन कितनी देर टिकेगा? सपा कांग्रेस के गठबंधन आपके लिए चुनौती हो सकता है? ये सपा कांग्रेस का गठबंधन हम 2017 में देख चुके हैं और 2017 में चारों खाने ये चित्त हो चुके हैं। 325 विधानसभा में हमारे गठबंधन के विधायक जीत करके आए थे, 312 तो भाजपा की ही जीत करके आए थे। और हमारे गठबंधन के अपना दल और स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के बाकी जो 13 जीत करके आए थे, 325 विधायक हमारे जीते। इनकी तब भी नींद नहीं खुली। तो ये जनता के सेवक नहीं है, जनता के शोषक हैं। ये एक पीडीए का, श्री अखिलेश यादव जी यूपी में कहते हैं पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं, ये जो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो कांग्रेस की या फिर न्याय यात्रा चल रही है, ये उत्तर दक्षिण की जो सियासत होने लगी है, क्या ये एक राजनीति के लिए भी नहीं अच्छा है और देश के लिए भी नहीं अच्छा है? देखिए, ये देश तोड़क हैं। इनको सत्ता प्राप्ति के लिए देश को तोड़ना पड़े, देश को फोड़ना पड़े, आपस में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना पड़े, जातियों को जातियों से लड़ाना पड़े, उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को पूरब से, पूरब को पश्चिम से लड़ाना पड़े। इनकी यह नीति है, मेरे प्रधानमंत्री जी की नीति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दक्षिण भी आगे बढ़े, उत्तर भी आगे बढ़े, पूरब भी आगे बढ़े, पश्चिम भी आगे बढ़े, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। लेकिन यह देश तोड़क जो राजनीति है, ये इनकी
जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये भारत तोड़ो यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। जब सत्ता में थे किसी की याद नहीं आई, सत्ता वियोग हो गया तो सबकी याद आ रही है। तो जनता बहुत समझदार है, वो जानती है देश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए, एक ही आवाज़ है, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। लोग एक ही नारा लगाते हैं बार बार। एक चारों तरफ से जो मैं कई राज्यों में मुझे पार्टी भेजती है, जाता हूँ, जब जाता हूँ तो मैं वहाँ पर जो लोगों का भाव देखता हूँ, अभी अगर हम 3 राज्यों में सरकार वापस लेकर के आए हैं तो माननीय मोदी जी की गारंटी पर वापस लेकर के आए। कौन गरीबों की चिंता करता है? कौन गरीब के घर की बनवाने की चिंता करता है? हर घर में नल से जल पहुंचाने की चिंता करता है? कोई भूखा ना रह जाए इसके लिए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन, 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक में खाते, ये आयुष्मान भारत, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मैं चर्चा करूं तो शायद पूरी श्रीमद् भागवत कथा की तरह हो जाएगी। लेकिन आज वातावरण पूरी तरह से भाजपामय है, पूरी तरह से मोदीमय है, पूरी तरह से राममय है। उन 14 सीटें जो 14 सीटें पिछली बार नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपका मिशन 80 चल रहा है, उन 14 सीटों पर किस तरीके से आप फोकस करेंगे? जैसे रायबरेली में अब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है, तो वो 14 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं? हम 14 सीटें तो हर हाल में जीतेंगे ही जीतेंगे। हम सभी 80 सीटों को पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, कई लाख वोटों के अंतर से उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को पता है, श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा इसलिए नहीं गई हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, वो तो रायबरेली और अमेठी को अपना जागीर समझती थी। लेकिन अमेठी में हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने पिछली बार श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हरा दिया और इस बार तैयारी की रायबरेली में भी कमल खिलाना है। तो उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, मोदी जी की लहर इतनी तेज है, वातावरण पूरी तरह से राममय हो गया है। तो ऐसे समय में कांग्रेस कहीं टिकती दिखती नजर नहीं आ रही है, तो राज्यसभा के रास्ते चले जाना ही में ही भलाई है, इसलिए वो राज्यसभा चली गई पहले ही। एक बार फिर हम राम मंदिर में आना चाहेंगे। कई विपक्षी दल जो पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, उन्होंने कहते थे कि वहां पर स्कूल बन जाना चाहिए, अस्पताल बन जाना चाहिए। ये भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के, अगर उनके जो केजरीवाल की बात करें तो वो भी प्रभु राम के शरण में पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि किसी खास वर्ग के बिखरने का डर है। क्या आपको लगता है कि? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है जो सही मायने में इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों के भावों को समझ करके उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस देश के कोई राजनीतिक दल का कोई नेता भाजपा को छोड़ करके कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, कभी जनेऊ नहीं दिखाता था, केवल रोजा अवतार की पार्टियों में ही इनके दर्शन होते थे। लेकिन आज अगर इनको मंदिर जाना पड़ रहा है तो मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। श्री अखिलेश यादव जी का परिवार राम भक्तों की हत्या का अपराधी है। निहत्थे राम भक्त कार सेवकों को गोलियों से भून डालने का पाप किया है, अपराध किया है। लेकिन इसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको आमंत्रित किया कि आइए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, अपने पापों से मुक्ति पाने का रास्ता है, प्रायश्चित करने का रास्ता है। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। अब 22 जनवरी 2024 कभी नहीं आएगी। रामलला रहेंगे अयोध्या धाम में, वो दर्शन भी हो सकता है कभी करने के लिए चले जाएं, जब उनको कोई बताए कि मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहा है, हिंदू वोट भी नहीं मिल रहा है। ये सब तो उसी प्रकार के लोग हैं। कांग्रेस ने भगवान श्री रामलला को तो काल्पनिक ही बता दिया, कोई राम हुए ही नहीं। किस मुंह से रामलला के दर्शन करने के लिए जाते? लेकिन निमंत्रण मिला था, ऐसे पापों से बचने का, प्रायश्चित करने का जिनको मौका मिला वो नहीं गए। केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, वो तो पूरा गिरगिट की तरह जैसे रंग बदलते हैं। उनके बारे में क्या कहना, उनके पुराने वीडियो और अब के वीडियो दोनों को देखें तो ऐसा, मतलब क्या मैं कहूँ कि कोई जिसकी विचारधारा नहीं, किसी के कोई रास्ता ही नहीं। कभी वह भगवान रामलला के मंदिर को नकारने का काम करेंगे, कभी दर्शन करने जाने का काम करेंगे। उन पे चर्चा करना व्यर्थ है। भ्रष्टाचार के आरोप पे घिरे हैं, पता नहीं कब जेल जाएंगे मालूम नहीं। केशव जी, एक सवाल जरूर उठ रहा है, राम मंदिर बन गया, 500 वर्षों का जो इंतजार रहा वो खत्म हो गया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो सियासी दल हैं वो श्रेय लेने की होड़ में है। देखिए, दो चीजें हैं। राम जी के मंदिर का श्रेय हम तो चाहते हैं कि उनको मिल नहीं सकता है,
लेकिन अभी और कई मंदिरों का श्रेय लेना बाकी है। अगर सच्चे राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त हैं तो आगे आवे, वहां पर श्रेय लेने की कोशिश करें ना, कौन रोक रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई विजन नहीं होता, जिसका, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति चाहिए, विरासत पर गर्व होना चाहिए और सबको सम्मान होना चाहिए। तो अगर सबको सम्मान है तो सफाई कर्मचारी को भी कुर्सी पर बैठा करके अगर चरण धोने का काम कोई विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता, लोकप्रिय नेता करता है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। गरीब की भलाई में जो काम करता है उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। क्यों करते हैं? क्योंकि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गरीबी देखा, इसलिए गरीबों का दर्द दूर किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया, क्या उत्तर प्रदेश भी इस पहल में आगे बढ़ेगा? निश्चित तौर से समय आने पे भारतीय जनता पार्टी को, मैंने कहा, ये वैचारिक मुद्दा है और वैचारिक मुद्दे में अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तो बधाई देता हूँ, वहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। उचित समय पर उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी सामान्य नागरिक संहिता हो। बीजेपी की विचारधारा में राम है क्या? बीजेपी के हर काम में राम है? देखिए, राम राष्ट्र है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राम राज्य की परिकल्पना हम आज भी करते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। क्यों कहते हैं? कि उनका राज्य ऐसा था, किसी प्रकार का शोक ही नहीं रहता था, हर्ष ही हर्ष, सुख ही सुख, शांति ही शांति, सुशासन ही सुशासन, विकास ही विकास होता था। तो राम माने राष्ट्र है। भाजपा अगर राममय है तो ये भाजपा के लिए गर्व की बात है। अगर उनको राममय होने में समस्या हो रही है तो मैं उन सबको कहता हूं, आप दूरदर्शन के माध्यम से जो चुनावी चौपाल में, कि भारत के संविधान की मूल प्रति उठाकर देखें। संविधान निर्माताओं ने भगवान श्री राम का दरबार संविधान की मूल प्रति में रखा है कि नहीं रखा है? भगवान शिव को वहां पर रखा है कि नहीं रखा है? कान्हा को हमारे रखा है कि नहीं रखा है? पूरा संविधान, क्या संविधान बनाने वाले भी गलत थे? भारतीय जनता पार्टी को आप गलत ठहराते हैं। अगर भगवान श्री रामलला हुए नहीं तो आप संविधान सभा पर सवाल उठा रहे हो। अगर भगवान भोलेनाथ के अस्तित्व को नकारते हो तो इसका मतलब है कि जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, परम विद्वान लोग थे। जो भगवान सोमनाथ के मंदिर को सरदार पटेल जी ने कहा ये गुलामी की निशानी, इसको मिटाना चाहिए और वहां पर भगवान सोमनाथ का मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने बनाया। ये काम तो उस समय हो सकता था, आजादी के तत्काल बाद। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के चक्कर में अयोध्या, मथुरा, काशी की समस्या को बना करके रखा। केशव प्रसाद जी के लिए हर चुनौती सामान्य चुनौती क्यों लगती है? संगठन में लंबे समय तक काम किया, ये है, बीएचपी में भी आपने काम किया, बजरंग दल से भी आप बड़े लंबे समय तक जुड़े रहे, भाजपा से भी जुड़े हैं, तो हर चुनौती सामान्य चुनौती क्यों लगती है? ये सामान्य चुनौती इसे नहीं कह सकते। एक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। चाहे मुझे काम राजनीतिक क्षेत्र में करने का मौका मिला तब, और चाहे मुझे संगठन के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तब। जब मैं संगठन में काम करता था तो मेरा सौभाग्य था कि 1 फरवरी 1986 को रामलला के जन्म स्थान पर लगा हुआ ताला खुला तो जय श्री राम बोलने का मौका मिला। जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ तो वहाँ भी जय जय श्री राम बोलने का मौका मिला। 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा एक धक्का और दो, ये कलंकित ढांचा तोड़ दो, वह भी सौभाग्य मुझे मिला। फिर जिस प्रकार से 2021 में अगस्त में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए भूमि पूजन के लिए, उस समय भी रहने का सौभाग्य मिला, और 22 जनवरी 2024 को भी सौभाग्य मिला। तो मुझे तो भगवान श्री रामलला की ऐसी कृपा प्राप्त हुई, हनुमान जी की कृपा ऐसी प्राप्त हुई, मुझे आंदोलन के इस आज़ादी के बाद जो निर्णायक अवसर थे, मुझे रामलला के जन्म स्थान पर रहने का मौका मिला। तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के भाव से, चाहे वो संगठन का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, चाहे जनता की सेवा करने का काम हो, जो काम है उसे सामान्य भाव से कार्यकर्ता के रूप में करता हूँ। क्या वही संघर्ष से निखार आया है? चाहे हम आपके अगर जीवन की बात करें तो जब खेती किसानी से जुड़े रहे, चाय की दुकान पर रहे, अखबारों का वितरण किया आपने, या फिर संगठन में लंबे समय तक आप काम करते रहे, वो निखार है तभी लोग आपको सुनना चाहते हैं? नहीं, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ। एक कच्चे मकान में रहता था, चाय बेच करके परिवार को पालने का काम, अखबार बेच करके अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का काम, और जो सामान्य से सामान्य बहुत सारे, ये सब तो आप चाय और अखबार जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जीवन के और अनेक पक्ष ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा है। उस पर मुझे गर्व होता है। मैं एक गरीब माँ बाप का, किसान का बेटा हूँ, इस पर मुझे गर्व होता है। मैं एक कच्चे मिट्टी के मकान में रहता था। मुझे बचपन याद आता है जब मेरी माँ कच्ची मिट्टी के मकान में बरसात के महीने में मिट्टी के मकान में नीचे पानी
टपकने लगता था। और रात के समय मेरी माँ जिस समय छाता भी सर छिपाने पानी से बचाने के लिए नहीं था, कोई खाद की बोरी होती थी, यूरिया वगैरह आती थी, उसको सर में लगा करके छत में जा रही हैं, उसको पानी को बंद कर रही हैं। आज मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मेरे जैसे गरीब परिवार के 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। बीमारी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, आज दूरदर्शन के माध्यम से, मेरे पिताजी बीमार थे, जो था सब कुछ घर में सब खर्च हो गया, और खर्च होने के बाद जो थोड़ी सी खेती थी उसे भी पिताजी के इलाज के लिए 5,000 रुपए में गिरवी रखना पड़ा था, तब पिताजी का जीवन बचा था। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को इलाज के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अगर मेरे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री उस समय होते तो क्या मेरे माताजी को अपने उस खेत को जिससे परिवार का पेट पाला जाता था वहाँ पे उसे गिरवी रखते? क्या हमें किसान परिवार के लोग, किसान के लिए ज़मीन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता? तो यह सब जो बदल है वो बड़ी ऐतिहासिक घटना है। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना, मैं भी सार्वजनिक जीवन में था, संघ से जुड़ा हुआ था, सांसदों से जुड़ा हुआ था। एक कूपन गैस का मांगने के लिए मुझे कई महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाके मुझे भी एक कूपन मिला था। अब उज्ज्वला मतलब लाइन लगी हुई है हमारी माताओं बहनों को। उनको प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि एक होली पर, एक दिवाली पर, महंगी है गैस, इसलिए उन उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन धारक हैं उनके सिलेंडर में गैस भरवाने का काम सरकारी खजाने से करो। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में बजट में प्रावधान किया, वो किया। मेरे प्रधानमंत्री जी का जो गुजरात मॉडल था, उस समय मुख्यमंत्री थे, वह गुजरात मॉडल हमने यूपी में लागू किया। वह मॉडल लागू करने के कारण आज सुशासन भी है, विकास भी है, निवेश भी है, सुरक्षा भी है। आज मेरे प्रधानमंत्री जी का मॉडल तो वर्ल्ड मॉडल हो गया, विश्व मॉडल हो गया है। पूरे विश्व के लोग मोदी जी की ओर देखते हैं। कौन करेगा बात वसुधैव कुटुंबकम की? एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक भविष्य, ये कौन बात करेगा? मेरे मोदी जी करेंगे। आपने 5,000 का जिक्र किया, 5 लाख आयुष्मान, ये बड़ा बदलाव है। ये गरीब आदमी समझता है। मैं जानता हूं लाखों लाख लोग बीमारियां पाले हुए थे कि कहीं मेरा बेटा बेटी बहू सब कर्जदार ना हो जाएं, और बीमारी पाले पाले मर जाते थे। आज वह मोदी जी के नाम पर 56 इंच का सीना लिए हुए किसी भी अस्पताल में जाते हैं और कहते मेरे पास आयुष्मान कार्ड है और मेरे यह बीमारी है, इसका इलाज करो। स्वस्थ होकर के घर जाते हैं। तो आशीर्वाद मोदी जी को नहीं मिलेगा तो क्या राहुल गांधी को मिलेगा, कि अखिलेश यादव को मिलेगा? वो दिल से आशीर्वाद जो मिलता है, उस आशीर्वाद के कवच को कोई भेद नहीं सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं, इस तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की इमेज जो छवि है वो पूरे विश्व में बदल दी? अब हिंदुस्तान की आवाज बाकी देश सुनना चाहते हैं। हमने यूएई में देखा, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश, और वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर। ये गर्व की बात है जी, पूरे देश में इसकी चर्चा है। रामलला का मंदिर बनने की लोग कल्पना नहीं करते थे कि रामलला का कभी भव्य मंदिर बन जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए, देश की सर्वोच्च अदालत को फैसला समय पर देना पड़ा और रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। पूरा देश अपने मोदी जी पर गर्व कर रहा है। और मुस्लिम देश जाकर के संयुक्त अरब अमीरात के अंदर और आबू धाबी में ऐसा भव्य मंदिर बना दिया, गर्व होता है जी। मौका लगेगा तो जाएंगे आप? निश्चित जाएंगे, लेकिन अभी तो एक ही मौका है कि अभी चुनाव के मैदान में हम सब लोग डटे हुए हैं और एक ही लक्ष्य है, एक एक सीट को कमल के फूल खिलाने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा, दिन तो करेंगे, रात भर भी मेहनत करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है और 1000 साल आगे के भारत के निर्माण का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर दिया है। ये सोच भी नहीं सकते विपक्षी, ये तो विकसित भारत की कल्पना नहीं, पांचवी अर्थव्यवस्था तो ला ही नहीं सकते थे। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। G20 की इतनी बड़ी समिट हुई, फिल्मी गाना याद आ जाता है, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। अरे मेरा मोदी वो मोदी है, मेरा भारत आज का वह भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, संसार चला। ये हमने भी देखा है, आपने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। गर्व है हमें अपने प्रधानमंत्री जी। बीजेपी का जो मिशन 80 है, प्रभु श्री राम करेंगे बेड़ा पार। देखिए, प्रभु श्री राम जी की कृपा तो है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन, जो विकास, जो भारत की पूरे विश्व के अंदर छवि का निर्माण हुआ है, जो आज दुनिया का कोई नेता हो किसी संकट में पड़ता है तो कहाँ देखता है? भारत की ओर देखता है। आप कभी कल्पना करते थे कि कतर में 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी जाएगी, वो जिंदा वापस चले जाएंगे? लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है।
यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, भारत माता की जय बोलता होगा, भारत के 22,000 से अधिक नागरिक तिरंगा हाथ में लेकर के भारत सम्मान से वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन अजय अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ, कैसे बच करके आए? ये मोदी जी के कारण बच करके आए। इराक में ISIS के चक्कर में हमारी 46 नर्सिंग की सेवा में लगी हुई बहनें केरल की थी, वहाँ पर फंस गई थी, कैसे बच के आई? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इसलिए बच के आई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक अमेरिका कर सकता था पहले, भारत को कभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो देश के दुश्मनों ने अगर उरी पर हमला किया तो सर्जिकल स्ट्राइक से ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम हमारे भारत के वीर बांकुरे सैनिकों ने किया। अगर उन्होंने पुलवामा में आतंकवादी हमला किया तो एयर स्ट्राइक करके उनकी कब्रिस्तान वहीं बनाने का काम किया। और कैप्टन अभिनंदन जिसने F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का काम किया पाकिस्तान के, लेकिन वह पाकिस्तान की धरती पे ही गिर गए। कल्पना करते थे जिसने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया हो और हमारा कैप्टन पाकिस्तान के सैनिकों के कब्जे में चला गया हो, वह छाती तान करके खड़ा हो और पाकिस्तान के सैनिक थर 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 काँप रहे हो, पाकिस्तान की नींव हिल रही हो कि अगर 48 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। ये डर आज क्यों है दुश्मन को? इसलिए दुश्मन को डर है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा एक छोटा सा सवाल, क्या ओबीसी को केशव प्रसाद मौर्य ने एजेंडे में ला दिया? ये वही ओबीसी है जो पिछड़ा हुआ करता था, विकास से भी काफी दूर हुआ करता था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उसको एजेंडे में ला दिया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य नहीं ला दिया, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। आज संपूर्ण ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के सैफई खानदान में हलचल मची है कि मोहन यादव जी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी है जी, यहाँ कोई साधारण कार्यकर्ता आज कोई बूथ अध्यक्ष होगा, कल का हो सकता है विधायक सांसद बन जाए। ये भाजपा में संभव है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, पिछड़ा वर्ग हो चाहे अगड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित वर्ग हो, इस सबकी त्रिवेणी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसके केंद्र बिंदु कोई है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद जी, आपने समय निकाला। धन्यवाद। और चुनावी चौपाल में आज बस इतना ही, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। नमस्कार।